नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात। राष्ट्रीय महिला आयोग से प्रभावितों ने साझा किया अपना दर्द, रो रो कर सुनाई जुल्म की दास्तां। भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। आपसी संबंधों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या की कड़ी निंदा की। अंतरिम सरकार से कहा, बिना भेदभाव हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें सुनिश्चित। और भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को अमेरिका और इटली ने बताया सदी की सबसे बड़ी संपर्क परियोजना। दोनों देशों ने मिलकर विकसित करने की जताई प्रतिबद्धता। तो आपको बता दें कि वक्फ एक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल में हुई हिंसा को लेकर आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस घटनास्थल पर पहुंचे और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राज्यपाल पीड़ितों से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी रिपोर्ट भी भेजेंगे। राज्यपाल ने धुलियान से लेकर सुती हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना, उनकी शिकायतें सुनी। राज्यपाल ने हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने इस महीने की 12 तारीख को एक हिंसक भीड़ द्वारा मारे गए पिता पुत्र के परिजनों से भेंट भी की। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी इनमाजुल हक सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राज्यपाल ने जाफराबाद के हिंसाग्रस्त गांव का भी दौरा किया। लोगों ने अपनी रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के शिविर लगाने की मांग की है। ऐसा आरोप है कि हिंसाग्रस्त इलाकों से केंद्रीय बलों के लौटने के बाद स्थानीय लोगों को हमले की धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले राज्यपाल ने शुक्रवार को मालदा वो गए थे और मालदा में उन्होंने हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। Then they had some protection. Now they want to have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. See, all their complaints I will listen to. I will analyze it. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष विजया रहाटकर शनिवार को मुर्शिदाबाद में हिंसा का शिकार हुए परिवारों से मिली। रहाटकर और उनकी टीम को अपने बीच पाकर पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा। धुलिया में महिलाएं तो जमीन पर लेटकर फपक फपक कर रोने लगीं। महिलाओं ने उनके ऊपर क्या गुजरी है इसकी व्यथा कथा रहाटकर को सुनाई। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने कहा कि उनके साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं और वो अकेले नहीं हैं। मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी हैं। ये विश्वास उनको मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ।
भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुर्शिदाबाद में हाल में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों का आरोप लगाया और कहा कि वे शरणार्थी बन गए हैं और यहां पर हर जगह पर गुंडागर्दी और बाहुबल चल रहा है। बिल्कुल शरणार्थी तो हो गए, क्योंकि सर यहाँ सब दादागिरी चल रही है, सब जगह दादागिरी। और हम लोग नहीं चाहते हैं, कोई दंगा नहीं चाहते, कोई फसाद नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि हमको एक फेयर इलेक्शन करने दीजिए बस, लेकिन नहीं करने देंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वक्फ अधिनियम सिर्फ एक बहाना है, इसके पीछे एक अलग एजेंडा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं ने कभी किसी भी चीज का विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके घर जला दिए गए। देखिए सर, ये जो वक्फ बिल है ना, ये एक बहाना है, इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। जो आपने कहा है वही एजेंडा है, क्योंकि वक्फ बिल तो मुसलमान के भाइयों के फॉर्म है, उनकी महिलाओं के फॉर्म है। वक्फ बिल से ये जो हिंदू लोगों को आज बेघर कर दिया गया ना, इनको क्या लेना है इनसे? कुछ नहीं, ना उन लोग कुछ प्रतिवाद किए, ना उनको कुछ किया है, बस सब आके उनके घर जला दिए, तहस नहस कर दिया। अब ये लोग त्राण शिविर में खिचड़ी खा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मैडम ममता बनर्जी चाहे तो एक दिन में ये सब रोक सकती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। अगर वो मैडम चाहेगी ना, एक दिन में सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक दिन में सब बंद। अभी तक उन्होंने एक कोई लफ्ज तक नहीं निकाला है। बंगाल में अभी सनातनी लोग, क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, जो भी हैं हमारे भाई लोग, ये इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अभी खत्म वो जमाना हुआ है। तो आपको उनको ज्यादा खुश रखना पड़ेगा जो उनके वोट बैंक है। इसीलिए कुछ एक बात गलत उनके खिलाफ उनके लिए कुछ नहीं करेंगे कि उनको हर वक्त खुश रखें, चाहे वो कोई मरे गए कोई नहीं जाए। दिल्ली के मुस्तफाबाद दयालपुर इलाके में शनिवार 19 अप्रैल को तड़के 4 मंजिला इमारत गिर गई और इस इमारत के गिरने से 5 लोगों की जान चली गई है और 14 से ज्यादा लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। राहत और बचाव के काम वहां पर लगातार जारी है। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई है। अभी भी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका इस मलबे में जताई जा रही है। इमारत के मलबे से 14 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है। हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी है उन। दिल्ली के मुस्तफाबाद में देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढहने से करीब 5 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि अभी भी राहत और बचाव का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। 14 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के और दबे होने की आशंका है। इसलिए यहाँ पर देखिए आपके रेस्क्यू का काम जो है वो ज़ोर शोर से चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके। और इसके लिए यहाँ पर एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस और दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पर रात से ही लगे हुए हैं। कोशिश है कि ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। कैमरामैन विक्की के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद इलाके में इमारत ढहने की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी एजेंसियां राहत और बचाव के कार्यों में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर ऐसे मकानों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी सहित कॉन्ट्रैक्टर को भी सजा मिलेगी। जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो
कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। 2016 और 2019 में अपनी पिछली यात्राओं के बाद ये प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का एक लंबा इतिहास रहा है। रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देश राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। पिछले दशक में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मजबूत और स्थायी साझेदारी में बदल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को और ज्यादा गहराई देने का अवसर प्रदान करेगा। साथ साथ ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों के आदान प्रदान में भी सहायक सिद्ध होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। वे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। और इस साल प्रधानमंत्री लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में 16 पुरस्कार प्रदान करेंगे। उनको इसके माध्यम से आम नागरिकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सदैव देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एलन मस्क के साथ रचनात्मक बातचीत की है और इस बातचीत में आपसी हितों के कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत को सम्मान की बात बताया। एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना सम्मान की बात थी। मैं इस साल अपनी भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व लिवर दिवस के मौके पर मोटापे को रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि विश्व लिवर दिवस को ध्यानपूर्वक खाने और स्वस्थ जीवन जीने के आह्वान के साथ मनाने का सराहनीय प्रयास। तेल का सेवन कम करने जैसे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर मोटापे के बारे में जागरूकता बढ़ाकर एक स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत का निर्माण करें। तो आज विश्व लिवर दिवस के अवसर पर यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अपने यकृत को लेकर सजग होना बहुत जरूरी। आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना,
और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता हो। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए। विश्व लिवर दिवस के अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ILBS के कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना, जन आरोग्य योजना जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। हम सब मिलकर के वर्ल्ड लीवर डे मना रहे हैं। केंद्र में ऐसी सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हम सब के लिए इतनी चिंता करते हैं कि कैसे दिल्ली को और अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपन्न किया जाए। और इसीलिए चाहे वो आयुष्मान योजना है, चाहे PM अभीम योजना, जिसमें हमारे पूरे दिल्ली में 1139 जन आरोग्य मंदिर बनाने के लिए केंद्र ने हमें फंडिंग करी, ताकि हर एक दिल्ली के निवासी को बहुत ही सरल और संपन्न सारी व्यवस्थाएं हेल्थ की मिल पाएं। अंगदान के क्षेत्र में भी हम पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम करें और इसी तरीके से लीवर हेल्थ के लिए भी पूरा अच्छा अवेयरनेस कैंपेन, टेस्टिंग कैंपेन, और उसके बाद जहां पे भी आवश्यकता है सुलभ इलाज लोगों को मिले। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने लखनऊ के केरी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं हो रही हैं। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के समक्ष कलियारी पट्टू, योग और मल्लखंब का प्रदर्शन भी किया गया। और खेलों और खिलाड़ियों के प्रति समाज की धारणा पहले की अपेक्षा में दावे के साथ कह सकता हूं कि बदली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई स्पोर्टिंग कल्चर का विकास हुआ है। समय आ गया है, तैयारी की जानी चाहिए ताकि लखनऊ में भी नेशनल गेम्स का आयोजन हो सके, यह समस्त लखनऊवासी चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ के केरी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं हो रही हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता विकास सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ में भाग लेने वाले आए खिलाड़ियों से खास बातचीत की है, वो देखिए। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की। ढेर सारे प्रतिभागी छात्र इसमें आए हैं, युवा आए हैं। निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा निकलेगी और इस तरीके के आयोजन से युवाओं को एक मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। इस तरीके के कार्यक्रम कितने महत्वपूर्ण होते हैं? ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा और इस तरह के इवेंट लगातार होने चाहिए। कैसा लग रहा है? कैसे अच्छा लग रहा है, सल खेल में भाग लेके अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले एक समय था कि बच्चे को माँ बाप रोकते थे, अब लगता है मम्मी पापा नहीं रोकते हैं खेलने से? नहीं सर, अब सर पढ़ाई में भी जितना फोकस है तो उससे ज़्यादा इसमें हम लोग को सपोर्ट इसमें मिल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को खेल के बारे में जितना भी कोचेज वगैरह जो जानकारी देते हैं और ऐसे महाकुंभ अगर होते रहेंगे तो खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ेगा, उनको नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और ऊंचाइयों तक बच्चे जा पाएंगे। सांसद खेल महाकुंभ को कराने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चे आगे बढ़ें, खेल को बहुत कायदे से आगे बढ़ाएं और बच्चों को उस तरह की सुविधाएं प्रदान करें, तब जाके खेल आगे बढ़ेगा। लड़कियों को भी प्रोत्साहित हो रही हैं, लड़कियां भी देख देख के,
और ऐसे ही अगर अच्छे ऐसे ही उत्सव होते रहेंगे तो बच्चों को और खेल के लिए लड़कियों को भी अच्छे से प्रोत्साहित होंगी। खेल जीवन में अनुशासन सिखाते हैं, टीम भावना सिखाते हैं और खेल महाकुंभ जैसे आयोजन से तमाम सारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक नया अवसर भी मिलेगा। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, दीव, दमन और दादरा और नगर हवेली के लिए अगले 7 दिनों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी और धूल भरी स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ साथ राजकोट और कच्छ के अलग अलग स्थानों में आज और 20 अप्रैल को सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में लू की स्थिति और धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने की आशंका है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज हवाएं चलेंगी और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं की चेतावनी दी है। और इस वर्ष चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होने जा रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी उसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए चार धाम यात्रा के महत्व पर जोर दिया और कहा है कि सरकार सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीकेटीसी के अधिकारी यात्रा से पहले विभिन्न मंदिर स्थलों और सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय की हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण, क्रूर हत्या की घटना व्यथित करने वाली है। यह हत्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे उत्पीड़न को दिखाती है। रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को घेरते हुए कहा है कि पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी दंडमुक्त होकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दो टूक कहा है कि वो बहाने बनाने या फिर भेदभाव करने के बजाय हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और कनाडा में एक 21 वर्षीय भारतीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार हरसिमरत जिस बस स्टेशन पर बस खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी, वहां अचानक 2 गुटों में गोलीबारी शुरू हो गई। 2 गाड़ियां एक दूसरे पर गोली चलाने की कोशिश कर रही थी और गलती से एक गोली हरसिमरत को जा लगी। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि हरसिमरत के परिवार के साथ संपर्क बना हुआ है, उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। इस मुश्किल समय में हम उनके परिवार के साथ हैं। अमेरिका और इटली ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को इस सदी का सबसे बड़ा आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजना बताया है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि ये गलियारा भागीदारों को जोड़ेगा और इससे भारत से खाड़ी देशों, इजराइल, इटली और अमेरिका तक जो है आर्थिक विकास तथा एकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति और इटली की प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक बैठक के बाद ये संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान के अनुसार अमेरिका और इटली भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये भागीदार देशों को बंदरगाहों, रेलवे और समुद्र के अंदर केबलों से जोड़ेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।
अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स से राहत दी है। जी हां, इसे लेकर गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि गुजरात सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में ई कार खरीदने वाले सभी लोगों को 5% टैक्स की छूट मिलेगी। हर्ष संघवी ने ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में गुजरात को लगातार आगे बढ़ता हुआ बताया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। खास तौर पे गुजरात में ई कार खरीदने वाले लोगों को 5% टैक्स की छूट दी जा रही है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक डिसीजन है। ग्रीन मोबिलिटी के दिशा में गुजरात लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ये डिसीजन के माध्यम से आने वाले दिनों में लोग ई कार खरीदने के लिए और प्रोत्साहित होंगे। और देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां छात्रों ने उन्हें अपने अभिनव अंतरिक्ष मॉडल को दिखाया। भारत के अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में इसरो द्वारा किए गए सफर पर डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ से खास बातचीत की है, वो सुनिए। सोमनाथ सर, पहले तो ये बताइए, आर्यभट्ट का 50 साल खत्म हो रहा है, ये सैटेलाइट जो आप देख रहे हैं, बच्चे यहाँ पे जो उत्साह है वो सच में कमाल का है। ये कमाल का है। ये तो इतना ज़्यादा लोग आए, यहाँ स्टूडेंट्स आए, मॉडल मिलने का कंपटीशन चल रहा है। मैं उसका जज हूँ। इसी समय बच्चों के साथ काम करना तो इतना खुशी की बात है। ये जो आप एक फेमस फोटो था, साइकिल से लेके जा रहे हैं, और उसके बाद ये जो आज के डेट में जो हम देखते हैं इसरो का जो रॉकेट चलता है, मतलब पूरी दुनिया की नजरें हैं, वो जर्नी थोड़ा बताएं। ये जर्नी स्टार्टेड तो आर्यभट्ट का जर्नी है। ये 50th ईयर सेलिब्रेशन आज 19 तारीख उसका 50th ईयर का है। 1975 में लॉन्च हुआ था। तो इस जर्नी का इतना महत्व है कि उसी समय हम ये उपग्रह बनाते, उसी समय हमने स्पेस नेशन नहीं थे, वह अदर नेशंस के खिलाफ हमको टेक्नोलॉजी का तो मास्टरी नहीं था। तो अब 50 years लेटर हम तो जो देखें तो हमने ये जो गैप एक्सिस्टेड, हम और उन राष्ट्रों के बराबर हम बराबर तो आए कि हम एक दिन आगे चांद पर जाके साउथ पोल का लैंडिंग कर सकें, और मार्स लैंडर भी हमको बनाने का अब शौक है, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो लैंडिंग ऑन मून इज ऑल्सो अनाउंस्ड। ये सभी हमको ये हुआ कि हम टेक्नोलॉजी हासिल की, और टेक्नोलॉजी के हमने कितना कम दाम में हम डेवलप किए, यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग और उपग्रह बनाने का टेक्नोलॉजी हमने हासिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करते ये थे फॉर्मर इसरो में जो बता रहे थे कि किस तरीके से देश आगे बढ़ा है, और खास तौर से इसरो का जो 50 साल का जो जर्नी है वो रहा है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ तपस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।